तो विदेशी हस्तक्षेप पर राहुल मौन क्यों? राहुल ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने रविशंकर प्रसाद यानी बीजेपी ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनकी आदत हो गई है कि वो देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, जनता की भावना और संवेदनशीलता का अपमान करते हैं। ये बातें रविशंकर प्रसाद ने अपनी बहस में कही हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही हैं। और आपको पता है ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी जी न्यूज सबसे पुराना चैनल, सबसे भरोसेमंद चैनल और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौरसिया। आज चौथे दिन भी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। जहां सत्ता पक्ष लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग को लेकर अड़ा रहा, वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने इसे बीजेपी की चुनावी साजिश बताया। बाकायदा विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच विदेश लौटे राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी अपने बयान पर संसद में बात रखेंगे। लेकिन उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर न बोलने देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से बोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार डर गई और उनके बोलने से पहले ही संसद को स्थगित करा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो कल फिर बोलने की कोशिश करेंगे और उन पर लगाए गए सभी आरोपों का जवाब देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे पर उनके बयानों में कुछ ऐसा नहीं था जिसे कार्रवाई से हटाया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने उन्हें हटाया। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें कल संसद में राहुल गांधी के बयान पर टिक गई हैं। इन सबके बीच संसद में चौथे दिन भी कामकाज नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि संसद में जिस तरह का शोर है, राजनीति किस ओर है? सवाल ये भी है क्या राहुल गांधी की तैयारी सरकार पर भारी पड़ सकती है? सवाल ये भी है कि जब एससी ने अडानी मसले पर जांच कमेटी बना दी तो विपक्ष जीपीसी की मांग पर ही क्यों अड़ा है? ऐसे ही तमाम सवालों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले ये अपडेट। Well, the first thing I learned that listening. राहुल जी सब आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सब। राहुल जी सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो भैया। आज मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को adjourn कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। राहुल जी सब आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सब। राहुल जी सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो भैया। जो राहुल गांधी पार्लियामेंट को बिलिटल किया है, पार्लियामेंट का जो अपमान किया है, घोर अपमान किया है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए। जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया। जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं देते। क्रिमिनल माइंडसेट के साथ, एक आपराधिक मानसिकता के साथ सुनियोजित साजिश के तहत भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की एक सनक सवार है लोगों में। ये उनकी साजिश है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया राहुल गांधी संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो। आप रहो, राहुल जी रहे। देश के बारे इस तरह के विचार रखना कि दुर्भाग्य है जी, ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही। कलंकित हो रहा है इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास।
जब विपक्ष कहता है तो एक शब्द भी मालिक अडानी के खिलाफ न बोला जाए। भारत के लोकतंत्र को गाली दे, अपमानित करे, उनके चेहरे से दिख रहा था दोष भाव, उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था। तो संसद में इतना शोर तो राजनीति की शोर। 2023 का तीसरा महीना चल रहा है। आपको पता है अगले साल इस वक्त लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी चरम पे होगी। ऐसे में क्या मुद्दा बन पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम राहुल के बयान और माफी को मुद्दा बना पाएंगे, या राहुल गांधी अडानी पर प्रधानमंत्री की मिली भगत और उससे हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बना पाएंगे? क्या इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी जी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ अजय आलोक जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, राइट विंग की तरफ झुकाव रखते हैं। मेरे साथ सुनील सिंह साजन साहब है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ चितरंजन गगन साहब है, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का इंतजार कर रहा हूं, वो है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, मैं आपसे शुरू करूं। आपने राहुल के तमाम लंदन के बयान भी देखे होंगे, आज का बयान भी देखा होगा। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? क्या विश्लेषण है आपका उनके इन दोनों बयानों पर? क्या वो संसद में बोलना चाहते हैं? अगर पहले वो अपनी बात संसद में रखेंगे, फिर बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा। जहां तक मेरी जानकारी में दीपक जी, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात तय हो गई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की, अडानी की बात की, तो ये बात तय हो गई थी कि संसद में इस पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में एक समझौता हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी के जो अनमोल वचन निकले लंदन में, उसको तो बैठे बैठे बीजेपी ने क्या, देश ने लपक लिया। देखिए, राजनीति में अवधारणा बहुत बड़ी चीज होती है। एक परसेप्शन बना कि राहुल ने इंग्लैंड की धरती पे जाके इंग्लैंड को और अमेरिका को कहा कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं। यह आज तक किसी नेता ने, किसी सांसद ने, देश के किसी नेता सांसद ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेश की धरती पे ये शब्द नहीं कहे थे कि भारत में लोकतंत्र पे खतरा है, आप हस्तक्षेप करें। संसद सदन में नहीं बोलने दिया जाता है। कैम्ब्रिज में बात करते हुए कहा कि यहां का माइक खराब है, लेकिन हमारे संसद में माइक ठीक रहती है, लेकिन तभी माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ये संसद का अपमान है, संसद के अध्यक्ष का अपमान है, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान है। इसमें कोई, इससे इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। अस्वाभाविक है, राजनीति में आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति होती है। तो जब ये मुद्दा लपक गया तो काम खत्म। अब किस बात का डिस्कशन? अब मुझे तो ये बिल्कुल 2018 याद आ रहा है, आपको भी याद आता होगा, जब राफेल आया था। इसी तरह राहुल गांधी राफेल राफेल राफेल, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। एक्चुअल मुद्दों पे बात ही नहीं हुई। ये सारा मुद्दा चला गया, चौकीदार चोर है, राफेल राफेल, मैं भी चौकीदार, चौकीदार चोर है, इसी तरह से काम खत्म। आज कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे ये कहना है कि आप सत्ता पक्ष से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है। आप कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे। माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि देश ने दिखाया है कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। जो बोला है उस पर उनको खेद प्रकट करना चाहिए, अगर माफी नहीं मांग सकते हैं तो, क्योंकि ये देश का अपमान है। इसी चीज को बीजेपी ने कैप्टिव बनाया है, जिसको कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्ष समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं अडानी के मुद्दे पे बीजेपी को घेर रहे हैं। क्या घेर रहे हैं? अडानी ने तो कल 1 अरब रुपए फिर कमा लिए, 20वें सूची पे फिर आ गए। एक उद्योगपति से किसी राजनीतिक दल का या देश का कोई नफा या नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ये पूरा सत्र भेंट चढ़ जाएगा और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी क्योंकि सत्र के अंतिम 5 दिन में ये वॉकआउट करेंगे, सदन चलते रहेगा, सारे बिल पास हो जाएंगे, सारे विधायक प्रणाली पास हो जाएगी, जैसे पहले हम लोग देखते रहे। 18 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ। तो ये तो विपक्ष को अब तय करना है ना कि ऑन रिकॉर्ड बात रखना सदन में और बात रखना मीडिया में, दोनों दो चीज होती है। मीडिया में आप रेटोरिक्स कर सकते हैं, आप मोडानी कह सकते हैं, संसद में जरा मोडानी कह के बोलिए। ठीक है, सीधे सुरेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, बीजेपी ने फिर माफी की मांग की है कि माफी बिना माने जो है हमारी बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात, उन्होंने तो कहा था संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज जो है वो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो संसद में ही। इसको कैसे देखते हैं आप? कहते हैं ना दीपक भाई कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है।
तो भाई जब आप ही को फैसला देना है तो देते रहिए, कोई बात नहीं। मैं फैसला नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं मेरे भाई। अरे आपसे नहीं कह रहा हूं बड़े भाई, मैं भाजपा से कह रहा हूं। आप भाजपा के बीच में क्यों आ जाते हैं? आप तो हद। आपने किसको कहा? मैं भी जानता हूं सुरेश भाई, मैं किसको कह रहा हूं मैं भी जानता हूं। बात मुद्दे की सुनिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं डरपोक आदमी नहीं हूं, बहादुर आदमी हूं। मुझे आपको कहना होगा, ठोक के कहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा इसीलिए कार्यक्रम का नाम है ताल ठोक के। ठीक है, ताल ठोक के बोलिएगा सुरेन जी। इसीलिए आपको कहूंगा, ठोक के कहूंगा। आपको पहले भी कहा, ठोक के कहा, आगे भी कहूंगा, ठोक के कहूंगा। इशारों में आपको नहीं कहूंगा, आप मित्र हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कह रहा हूं कि किससे करे शिकायत, कैसी है दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी और मुंसिफ भी सरकारी। आप खुद ही सरकार हो, खुद ही फैसला देना है, आपको खुद ही बताना है कि कब माइक बंद करना है, खुद ही बताना है कि कब माइक खोलना है, खुद ही कह देना है आपको कि साहब इसकी गलती है, खुद ही फांसी दे देना। तो ये तो आप करते रहिए। किस बात की माफी मांगेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी का तो बयान है जिससे देश नहीं शर्मिंदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी के तो काम है जिससे देश शर्मिंदा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सत्य नहीं है कि डॉलर 83 रुपए में आ गया? क्या मोदी जी की सरकार में सत्य नहीं है पूरी दुनिया में प्रेस इंडेक्स 150वें नंबर पर चला गया? क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर है? क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि पूरे देश की पूंजी एक जगह पर रोक करके एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट को दे दी जा रही है? क्या अपने आप में ये सत्य नहीं है कि आज की डेट में एलआईसी और एसबीआई की पूंजी फंसी हुई है उसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट के पास में? आज पूरे देश के लोकतंत्र पर खतरा है। क्या अपने आप में यह भी सच नहीं है कि सीबीआई को पे रेड डाली सरकार ने? क्या यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो है सड़क पर आए और उन्होंने जनता से न्याय की अपील करी? क्या यह सच नहीं है कि अमित मालवीय ने पहले कह दिया कि कब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ने बाद में डेट की घोषणा करी? किस किस बात को आप लीजिएगा? शर्मिंदा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है पूरी दुनिया में देश को। राहुल गांधी जी का बयान नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। भारत देश से, लोकतंत्र को जो आप पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, बुलडोजर तंत्र जो बना रहे हैं, इसमें आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। यह चुनाव से ऊपर की राजनीति है। यह देश के आत्मसम्मान की राजनीति है। यह देश में उस सम्मान की भी राजनीति है जिसमें ली आयकोका नाम का पुरस्कार मोदी जी को दे दिया जाता है। पता नहीं कहां से दोबारा किसी को दिया गया, नहीं दिया गया। एक बार अजय आलोक से भी पूछ लीजिए। यहां पर हम बहुत स्पष्ट हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, राहुल गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया। राहुल गांधी की छवि के ऊपर ये जो हमला किया जा रहा है, जनता भी जवाब देगी और हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे। राहुल गांधी की छवि के ऊपर यह हमला है। उनको दोबारा से उनकी छवि को खराब गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके बनाई है, और जनता के बीच में आज राहुल हो रहा है। तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। हम कोई माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया है। गलत काम मोदी जी ने किया है। मोदी और अडानी भाई भाई है, इस पर सफाई देनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को इस पर भी सफाई देनी चाहिए कि कैसे 641 नंबर का एक कैपिटलिस्ट दूसरे नंबर का आपके राज में ही क्यों पहुंच रहा है, और कैसे सारे के सारे ठेके उसी को दिए जा रहे हैं। कैसे श्रीलंका में आप सिफारिश कर रहे हैं, कैसे आप बांग्लादेश में आप सिफारिश कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और देश शर्मिंदा नहीं होगा। ठीक है, सीधे अजय आलोक जी, क्यों सिफारिश करी जा रही है अडानी की? श्रीलंका में क्यों करी जा रही है, बाकी देशों में क्यों करी जा रही है? अजय आलोक जी, सुरेन जी का सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। मैं तो दीपक जी, ये सुरेन जी को बहुत बार बोल चुका हूं, पहले कांग्रेस पार्टी तय कर ले। अरे सुरेन जी, मैं काम नहीं, मैं तो राजीव प्रताप रूडी जी आने वाले हैं, कर लीजिए ना, उनसे भी चला लूंगा काम। मैं किसी से सुरेन भाई से काम चला सकता हूं तो अजय आलोक से भी चला सकता हूं, क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी विचारधारा की बात कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे किसी पार्टी की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात। एक भविष्य में कभी लिया तो सुरेन जी मेरे भाई रहेंगे, कोई दूसरे नहीं हो जाएंगे। हम लोग दोनों अपनी अपनी विचारधारा की बात करें। सुरेन जी ये बताइए कि पहले तय कर ले कांग्रेस पार्टी कि भारत कमजोर हुआ है या भारत मजबूत हो गया है। हंगर इंडेक्स पे हम आ गए 117 पे आपके हिसाब से। भले हम 80 करोड़ लोग को 3 साल मुफ्त भोजन कराते रहे,
भले हम कोरोना में, कोरोना के बाद अभी यूक्रेन युद्ध में हमने 11 देशों में खदान भेजे अफ्रीका के देशों में, लेकिन हम हंटर इंडेक्स में 117 हैं। पता नहीं कौन सी फर्जी रिपोर्ट है, आप जानिए, कांग्रेस पार्टी जाने, ठीक है ना। डॉलर 83 पे आ गया। गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में डॉलर 83 पे मेंटेन्ड है, यही क्या कम बड़ी बात है? ये रिजर्व बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक सबको ही कह चुका है, सब मान चुके हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। तो भारत पहले कमजोर हुआ है मजबूत हुआ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि भारत तो इतना कमजोर है आपके हिसाब से कि हमें श्रीलंका आंख दिखाता है जब वो चीन को अपना पोर्ट दे देता है, हमें बांग्लादेश आंख दिखाता है जब वो चीन को अपने यहां बुला लेता है व्यापार करने के लिए, हमें बर्मा भी आंख दिखाता है जब वो स्टील रोड बना लेता है, हमें पाकिस्तान भी आंख दिखाने लगता है जब वो बेल्ट रोड बना लेता है पीओके में। हम इतने कमजोर हैं भाई। तो जब हम इतने कमजोर हैं तो फिर हम इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पैरवी पे ठेके मिल जाते हैं? ये बात तो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कही थी लोकसभा में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो पहले कांग्रेस पार्टी तय कर ले, देश को बता दे कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की सिफारिश पे अगर दूसरा देश ठेके देने लगे दूसरे देश के ठेकेदारों को, तब तो वो तो सुपर पावर हो गया। ठीक है, पूछ लेते हैं सुरेंद्र जी, सीधा जवाब दीजिए। आलोक जी रुक जाइए, अच्छा सवाल है आपका, क्यों ना सुरेंद्र जी इसका जवाब दें। वैसे सुरेंद्र जी, आज आप एक बड़ा फेमस गाना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आज आपकी मुस्कुराहट शानदार है बिल्कुल। सर गम नहीं छुपा रहे हैं हम, गम आपका गम बता रहे हैं। अभी उस पर भी हम बता देते, कोई शेर याद आ जाएगा। बहुत साफ सी बात है दीपक भाई, जो अजय आलोक ने पूछा बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा है, और इतना अच्छा किया इन्होंने। और मोदी जी ने, अगर उन्होंने संसद में बोला है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, एक देश के 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री, पिछले 75 सालों से लगातार उन्नत देश पे एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी अगर एक छोटे से ठेके की सिफारिश करे ना, तो कमजोर से कमजोर नहीं, मजबूत से मजबूत, अमेरिका में भी कर देते, अभी पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया में किया कि नहीं किया, तो वो ठेका दे देता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का पुण्य प्रताप नहीं है अजय आलोक जी। ये 1947 से लेकर के आज तक जो भारत ने विभिन्न प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में तरक्की करी ना, जो 140 करोड़ का ये देश बना, वैश्विक ताकत बना, ये उसका नतीजा है कि श्रीलंका जैसे देश को उन्होंने सिफारिश कर दी। उन्होंने भी कहा यार इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री एक सिफारिश कर रहा है, पता नहीं क्या करके कर रहा है, इसको दे दो, किसी परेशानी में होगा। आप, यही बात बांग्लादेश के लिए है और यही बात श्रीलंका के लिए है। अब ये आपके विवेक पर तय होता है कि इससे आप किस चीज को कमजोर मानते हैं या किस चीज को मजबूत मानते हैं। देश तो मेरा मजबूत है ही है, देश आपके कमजोर करने से कमजोर नहीं होगा। भारत की सरकार की यानी भाजपा की नीतियां कमजोर कर रही है देश को, भारत कमजोर नहीं। भारत को कमजोर करने वालों की आंख निकाल ली जाएगी, इस चीज को समझ लीजिए। अच्छा, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्या भारत में प्रजातंत्र है सुरेंद्र सिंह राजपूत या नहीं है? अभी बीजेपी ने सवाल पूछा, फिर मैं राजीव रूडी जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में आप जीते तो वहां प्रजातंत्र है या नहीं है? हाँ, पूरे देश में प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र को खत्म करने की और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल के जरिए कहीं ना कहीं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे मेघालय में हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लागू करने की कोशिश की जा रही है। सुबह सुबह 5 बजे जो है देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और रही बात लोकतंत्र को कुचलने की, तो राजीव प्रताप रूडी जी एक सभ्य और बड़े इंसान है भारतीय जनता पार्टी के, चंद अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें से बचे हुए हैं। ये बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज कहे आए थे 5 जमीन पर? हम तो लेकर के नहीं आए ना, इन्हीं के राज में आए थे। ये बता दें रात में 1:30 बजे सीबीआई का तख्ता पलट क्यों किया था? बताएं, सिर्फ इन्हीं 2 बातों का जवाब दे दे, पिन पॉइंटेड दे दे, मैं इनको प्रणाम करूंगा। राजीव जी, मैं बीच में आता ही नहीं। नहीं, आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जरा आज के डिबेट का प्रसंग बता दीजिए तो हम बड़ा अच्छा रहेगा। हमको तो इतना दायरा चारों तरफ, हमें तो पता चला है कि कुछ राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए हैं और उसी पर आधारित है। अगर ये सब विषय पर तो हम चले ही आएंगे, तो ये विषय अभी क्या है जरा थोड़ा बता दीजिए। तो ये तो अब जजेस के बारे में बात कर रहे हैं और कहीं और, मतलब काफी बड़ा दायरा। तो इनका एक चीज बड़ा अहमियत रखता है, कह रहे कि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कुचल दिया। तो
और एक इनके नेता ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी को समाप्त करें। तो भारत में एक जजमेंट आया था केशवनाथ भारती वाला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी है दैट कैन नॉट बी टॉन्टेड और टॉर्मेंटेड, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इतने ताकतवर हो गए हैं। लेकिन एक बार डेमोक्रेसी में एक बार हुआ था जब पूरा सबका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया था, इमरजेंसी लगा दिया गया था और देश में पत्रकारों को जेल में उठा के बंद कर दिया गया था समाज। वो तो भूल जाने की बात है। वो तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े हिमायती और सबसे बड़े जो हिमायती कह सकते हैं वो अब कांग्रेस पार्टी हो गई है और आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने वाली पार्टी होगी। ये विषय आया कहाँ से? हमारा अभी का जो संदर्भ हमको जो समझ में आता है, ये संदर्भ सिर्फ इतना ही था कि साहब आपको जो बोलना है आप भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, तोड़ो यात्रा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलते रहिए, देश भर में चलते रहिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहिए, जिस नेता को गाली देना है देते रहिए, कहिए कि देश खराब है, लोकतंत्र खराब है, सब यहाँ भ्रष्ट है, पत्रकार भ्रष्ट हो गए या नहीं हो गए या जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गए। आपको अधिकार है, आप बोलते रहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी एक अधिकार है, हम अगर पक्ष में है, सत्ता पक्ष में, तो मेरा भी एक अधिकार है, अगर आप भारत का अपमान, देश का अपमान, संविधान का अपमान और या संसद का अपमान आप विदेश में, यहां तो थक गए, यहां आपकी बात तो सुनी गई नहीं, तो आप विदेश में जाके जो आप ये टार्निश करने का एक्सरसाइज, वो मेरा अधिकार है। मैं संसद में बैठता हूं, भारत मेरा देश है, इतना आपका भी है। और आपको इस परिस्थिति में, जिस समय हम तो यही करेंगे, माफी मांगो, बात खत्म हो जाएगी, तुमसे गलती हो गई, कई बार पहले भी सबसे अर इज ह्यूमन विच इज सेड, तो आपसे भी गलती हो गई। अब आप पूरा लोकतंत्र के बारे में जब आप बात करें तो आप 1975 और 77 की याद कर लें और क्या हुआ था देश में। और आज आपने जब, यहां तक कि मुझे याद आता है कि श्रीमती गांधी भी एक बार गई थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थी, देश में कुछ हुआ, उस समय भी अपने घर परिवार के उस चीज से भी तो सीखे, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा आंतरिक मामला है। आप ना उस बात को याद करते हैं, ना समझना चाहते हैं। और आज कोई और विषय नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है आपसे माफी मांगने का, क्योंकि मैं लोकतंत्र का हिमायती हूं, मेरा ये देश है, हमारे देश के लोगों का देश है, 1400 मिलियन का देश है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और अगर मैं माफी मांग रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में किसने मना किया भाई आपको बोलने से? आपको जो मन में आता है बोलते हैं, फिर आप कह देते हैं कि जब आपकी बात किसी को जस्ती नहीं है तो आप कह देते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। भाई आपका माइक क्यों बंद करेगा भाई कोई? लेकिन ये सब कह करके आप इतना अपने आप को अविश्वसनीय बना लिए हैं, ठीक है, कि इस लोकतंत्र में ना तो पत्रकार आपकी बात मानने के लिए तैयार है, ना कोई जनता मानने के लिए तैयार है, ना आपके अपने लोग, आपके पार्टी के लोग मानने के लिए तैयार है। तो फिर आप हमें क्यों कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सीधा सुरेंद्र सिंह जी बताइए, क्या कोई बात मानने को तैयार? उनका कह रहे कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, खुद पार्टी के लोग बात नहीं मान पा रहे हैं आपकी। राजीव प्रताप रूडी जी को इतना विचलित मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले। रीजन क्या है कि इनका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके का, इनके बयानों तक में विरोधाभास है। ये सारी चीज को इमरजेंसी की गलती से ढकना चाहते हैं। इमरजेंसी को शिखंडी मत बनाइए राजीव प्रताप रूडी जी। आज की डेट में आइए पिन पॉइंटेड बात करते हैं कि लोकतंत्र कहां कहां से खतरे में है। तो मैंने 2 पॉइंट आपसे पूछने की कोशिश की थी, दोनों की जगह पर आपने 10 मिनट का अपना एक लंबा चौड़ा भाषण, जैसे आप किसी समय अपनी बिहार की कंस्टिट्यूएंसी में जहां से आप जीतते हैं वहां खड़े हैं, उस तरीके से आपने दिया, आपका विशेषाधिकार है। लेकिन आप मुझे यह तो बताइए कि लोकतंत्र में 5 जज सुप्रीम कोर्ट के इमरजेंसी में भी नीचे नहीं आए थे जनता की अदालत में। जब इमरजेंसी लगी थी तब रात में 1:30 बजे सीबीआई का तख्ता पलट नहीं किया गया था। मैं तो 2 बातें आपसे पूछ रहा हूं ना कि आपके शासनकाल में 2 बातें हुई या नहीं हुई। और रही बात देश के अपमान की, तो आप शायद सुन नहीं पाए थे, तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, देश का अपमान राहुल गांधी जी के बयान नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कर्म कर रहे हैं। उनके कर्म नंबर 1 जब कहते हैं वो अब की बार ट्रंप सरकार किसी विदेश की धरती पर हमारा प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में कहता है, वो देश का अपमान होता है। देश का अपमान तब होता है राजीव प्रताप रूडी जी, जब पूरी दुनिया की वर्ल्ड एजेंसी की रैंकिंग में भारत में प्रेस इंडेक्स 150वें नंबर पर आता है। जिन पत्रकारों के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मतलब भाजपा, आप तो बहादुर इंसान है, भाजपा छुपने की कोशिश कर रही है, वो स्वयं पत्रकारों को कितना आपने डरा रखा है।
है कि आज की डेट में प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 150वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में कहां है? ये बातें शर्म की हैं। बातें ये भी शर्म की हैं कि गलवान वैली में हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनके हत्यारे देश के प्रधानमंत्री से, आप हत्यारे देश के राष्ट्रपति से आप हाथ मिलाने के लिए आतुर होते हैं। 18 बार नहीं, 20 बार मिलते हैं, चाय भी पिलाते हैं, झूला भी झुलाते हैं और रिश्तेदारी भी निकालते हैं आप उससे। तब जाकर के देश शर्मिंदा होता है। देश इसमें शर्मिंदा नहीं होता है कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हम लोग करें। देश का गर्व, सीना, देश का सीना चौड़ा होता है उस वक्त। ठीक है, जब हम सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाते हैं तब देश का सीना चौड़ा होता है। जब हम गोवा को हिंदुस्तान में मिलाते हैं तब देश का सीना चौड़ा होता है। सर ठीक है, देश का सीना इसमें नहीं। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। चितरंजन गगन जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप, इन्होंने बता दिया कि कहां देश का सीना चौड़ा हुआ और उन्होंने बता दिया कहां देश का अपमान हुआ। हाँ, तो इनको अधिकार है कि विश्लेषण में धरती के सब प्रसंग को ले आए, कहाँ कितना सच है और कितना झूठ है। ये तो बाद में अगर उस पर विस्तार से जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबकी प्रेरणा वहीं से जगती है जो उन्होंने हार्वर्ड में कहा, और उसी प्रकार के बयान का ये प्रसंग थोड़ा सा विस्तारित है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम अगर इनको इमरजेंसी की बात याद करें तो कहें कि उसको आप ढक रहे हैं, और ये अगर जो प्रसंग अप्रसंगीय है उसको लाके बोले तो इनका तर्क सही है। सवाल है कि भाई आज का विषय क्या है, हम अपने दर्शकों का समय खराब नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को और भारत के जुडिशरी को और भारत के पत्रकारों के पूरे कुचल दाने की बात कही कि नहीं? क्या उन्होंने जाकर के भारत की वो स्थिति, ऐसा क्योंकि उनकी दोस्ती दिखी कि लोकतंत्र अमेरिका का बहुत खूबसूरत है, लोकतंत्र और मानवता और मानवीय परिस्थितियां चाइना में बहुत अच्छा है, हम तो आज उसकी बात कर रहे हैं ना भाई। आप क्यों नहीं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं? और अगर आपसे गलती हो भी गई तो गलती मान लेनी चाहिए। पार्लियामेंट में आज आपने पत्रकार सम्मेलन किया, पत्रकार सम्मेलन में आपने क्या क्या बातें कही आज, और उसके बाद जब पत्रकारों ने आपके नेता से पूछना शुरू किया तो आप छोड़ करके भाग गए। तो आखिर में, और आप पार्लियामेंट में आपकी उपस्थिति नहीं होती है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, 4 दिन से आप गायब हैं, आपको तो पार्लियामेंट से भी कुछ लेना देना नहीं है, तो आप चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए। तो सवाल है कि हम लोग भी तो सामान्य राजनीतिक नेता हैं, हमको भी तो लोग पूछते होंगे, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये सच्चाई है। और हमारी भूमिका अगर पक्ष की है तो कहीं कहीं हमारी भूमिका विपक्ष की है, अगर देश के खिलाफ कोई भी बयान करेगा, और इसी बात पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मैं सीधे आऊंगा सुरेंद्र जी के पास। आपके 2 और साथी हैं, एक गठबंधन वाले, गठबंधन से बाहर। सबसे पहले सुनील सिंह साजन जी। 5 सेकंड सर, सिर्फ 5 सेकंड चलिए लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए सर, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सर ने बोली है बात। गिनता हूं, 5 सेकंड। बड़ा सम्मान करता हूं। हाँ बिल्कुल, आदरणीय राजीव जी, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि चीन के लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भारत की समस्याएं हमारी आंतरिक हैं। और मैं एक बात और पूरी भाजपा वालों को आपकी तरफ से जिम्मेवारी से कह देता हूं कि आप जितनी अंग्रेजी की समझ और किसी को नहीं है, मैं आप पर जिम्मेवारी डालता हूं कि राहुल गांधी जी के भाषण को उठाइए और बताइए कहां पर उन्होंने विदेशी मदद की मांग करी है। मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है, आप उठाइए उन भाषणों को और अंग्रेजी से हिंदी में कर दीजिए। क्या हमारे पास वो बाइट है? प्लीज किसी जगह पर भी हो आप बता दीजिए। मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आप कमजोर राजीव जी ट्रांसलेशन करेंगे, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह साजन जी, क्या राहुल गांधी से आप माफी की मांग करते हैं? और क्या आपका मानना है कि वाकई उन्होंने लोकतंत्र और संसद को अपमानित किया है, जो उनके स्टैंड है और जो बीजेपी ने कहा है? देखिए दीपक जी, हमने कई बार इस मामले में कहा है और मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की या माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आज पूरी भाजपा कह रही राहुल गांधी जी माफी मांग लें। अच्छा सवाल है, क्यों नहीं उदाहरण पेश करते हैं? प्रधानमंत्री जी पहले सदन में माफी मांग लें कि विदेश में जाकर के उन्होंने देश के इतिहास के खिलाफ, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जो बात कही है, क्या उसमें, ये तो माफी वाली पार्टी है, आज से माफी मांग रहे हैं ये लोग तो वो हैं, इनके वैचारिक आकाओं ने तो अंग्रेजों से माफी मांगी है। तो माफी मांगने में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है।
तो ये क्यों नहीं पहले माफी मांगते? और दीपक जी, हमारा बिल्कुल एक मानना है कि भारत हमारा परिवार है। ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं भाजपा से, कांग्रेस से, दूसरे दलों से, लेकिन जब हम भारत के बाहर जाएंगे तो हम सिर्फ भारतीय हैं, ना भाजपाई हैं ना कांग्रेसी हैं, वो ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो परिवार की बात है परिवार में होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो बातें बाहर कही हैं वो देश के किसी भी कोने में कहें, संसद में कहें, मीडिया के बीच कहें, जनता के बीच कहें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो बातें हो रही हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत होशियार पार्टी है, और हम लोग बहुत बचपन में एक धारावाहिक आता था, हालांकि कांग्रेस लगातार एक नारा दे रही है मोदी अडानी भाई भाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन वो धारावाहिक हम लोग शक्तिमान याद करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। मुझे लगता है ऐसा ना हो कि देश में जो शक्तिमान है वही गंगाधर है और जो गंगाधर है वही शक्तिमान हो, तब तो देश बहुत खतरे में होगा। और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि अगर संसद में माइक बंद कर दी जाती है तो आखिर संसद का अपमान है या बात उठाने वाले का अपमान है? ये कह रहे हैं संसद का अपमान हो गया। कैसे अपमान हो गया? अच्छा, भारत का एक अपमान हो बात गया, पूछता कैसे हूं, अपमान एक हो बात गया? पूछता हूं, कह रहे हैं एक सबका बात अपमान पूछता हो गया, हूं, कैसे सुनील अपमान जी हो आपसे गया? भी पूछता हूं और जितने अपोजिशन के लोग हैं मैं सबसे पूछ रहा हूं, राजीव जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, आलोक जी भी देंगे। मुझे बताइए 52 मिनट तक राहुल गांधी जी ने, सुरेंद्र जी सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे निर्देश आ रहा है। अरे निर्देश नहीं, हम तो आपकी पुरानी चीजें देख रहे हैं जब आप पत्रकार होते थे सर। अच्छा आज तक वाली चीजें जब हम पत्रकार होते थे। चलिए आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरी पत्रकारिता भी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो कहें बड़े भाई है, प्रस्तोता है, आप इंटरनेशनल प्रस्तोता है सर। आप पूछे लेकिन आप इंटरनेशनल प्रस्तोता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, और चितरंजन जी, सुनील जी, सबसे मैं आप एक बहुत मुद्दे वाला सवाल पूछता हूं, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है जो सुनील सिंह साजन ने कहा शक्तिमान गंगाधर शक्तिमान, ठीक है ना, आपने ये बात कही, लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि इस परसेप्शन को या दो नैरेटिव है उसको आप जनता तक पहुंचा पाएंगे? चितरंजन गगन जी आप जवाब दे दीजिए। दीपक जी, राहुल गांधी जी 52 मिनट बोले। मेरे ख्याल से देश का कोई चैनल ऐसा नहीं होगा प्रमुख जिसने उनका भाषण लाइव नहीं दिखाया हो। तो फिर क्या मतलब? मैं आऊंगा, सुरेंद्र जी आऊंगा, मैं प्रस्तोता हूं, लेकिन प्रस्तोता कुछ चीजें सुन लेता है, देख लेता है, महसूस कर लेता है। चितरंजन जी के पास आऊंगा। चितरंजन जी जवाब मेरी बात का, क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे चितरंजन भाई? अभी जो स्थिति है इस रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट मोदी जी जो है पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं इंडिया के, मतलब मोदी मतलब इंडिया। इस रूप में यह जो है सो उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मोदी जी जो है वही इंडिया को हैं, जबकि अभी जो इन लोगों का आदत रहा है भाजपा का प्रोपगंडा करना, गलत बातों को दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करके उसकी व्याख्या करना। जैसे राहुल गांधी की जो बातें आ रही हैं उसमें कहीं भी आप भी सुने होइएगा, कोई वैसी बात नहीं है दीपक जी, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि विदेश को हस्तक्षेप करने की बात, लेकिन जबरदस्ती इसको जो है सो प्रचारित किया जा रहा है। और जब माफी मांगने की बात है तो अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में गए थे विदेश में, कोई यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए थे, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में जाकर दूसरे देश में और वहां के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में कंपेनिंग करता हो, अब की बार ट्रंप सरकार, अब वह उसने माफी मांगी। वह तो जो सो एक प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका में गए थे माननीय मोदी जी, तो सबसे पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। और सबसे शर्मनाक कि इनके मांगने के बाद कि अब की बार ट्रंप सरकार और उसके बाद ट्रंप की हार हो गई, तो माफी तो वास्तव में मोदी जी को मांगना चाहिए उनको, कि जिस ढंग से देश की गरिमा को उन्होंने दूषित और धूमित किया। और विदेश, अजय जी कह रहे थे विदेश नीति के बारे में, मैं तो समझता हूं कि शायद विदेश, किसी भी देश की विदेश नीति में ऐसी बात नहीं होगी और ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाए दूसरे देश में और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए वोट मांगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता जी। और रूढ़ी जी जो बोल रहे थे, तो रूढ़ी जी दिमाग से बोल रहे थे, दिल से थोड़े बोल रहे थे। अब इसीलिए वो घुमा रहे थे
इमरजेंसी की याद दिला रहे थे। आज तो इमरजेंसी से ही बदतर स्थिति है। इमरजेंसी तो लागू किया गया था, यहाँ तो बगैर घोषणा के इमरजेंसी लागू किया जा गया है यहाँ पर। आप विरोध कीजिएगा, सीबीआई, आईडी, ईडी, आईटी सब आएगा, आप पकड़ के लेके बंद कर देगा। आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, आपको परेशान करेगा, आपको अंदर डाल देगा। ठीक है, कुछ कीजिए नहीं कीजिए तो भी परेशान कर देगा, ये मानते हैं चित्ररंजन जी आप? अब नहीं 83 जी का कहाँ नाम है लैंड फॉर जॉब में, और 83 जी को समान पर समान हो रहा है सवाल करने के लिए। फिर सुरेंद्र जी को लगेगा कि मैंने सवाल क्यों पूछा। मैं पूछ देता हूँ, क्या लल्लन सिंह जी ने ये दस्तावेज नहीं दिए थे जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं? नहीं, दीपक जी उनसे बुलवा दीजिए, गलत है, मैंने फर्जी दस्तावेज दिए थे। अगर वह जो है सो उसमें कुछ जान रहता तो वह कंटिन्यू करता, जांच आगे बढ़ती, लेकिन 2 बार उसको क्लोज कर दिया गया। चार्जशीट फाइल यह बताइए कि जिस केस मैं आगे बढ़ता हूं। अजय आलोक जी अपनी बात कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहेंगे चित्ररंजन जी की बातों पर? क्या अपमान कर रहे हैं देश का लगातार प्रधानमंत्री? क्योंकि वो भी जाते हैं विदेश में तो वो भी वहां पर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे चित्ररंजन जी, सुरेंद्र जी और सुनील सिंह साजन जी को लगता है कि देश का अपमान हुआ है। क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर? देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की अति सक्रियता के ज़माने में ये संभव नहीं है आज की तारीख में कि कोई गलत नैरेटिव आप जनता तक पहुंचा सकिए। मोदी जी ने जब कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, तो वो किस भाषण में कहा था? जरा एक लाइन पीछे जाना, ज़्यादा नहीं, एक लाइन पीछे। भारतीय डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए जब ट्रंप ने देखा कि वहां पे 50,000 से ज़्यादा भारतीय इकट्ठा हैं, तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस तरह हमारे यहां नारा लगा था आपकी बार मोदी सरकार, उसी तरह यहां पे इन लोगों ने हमारा नारा लिया है आपकी बार ट्रंप सरकार। उन्होंने ट्रंप की कोई इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं की थी, इसलिए गलत नैरेटिव देने की जरूरत नहीं है। और ये आराम से आज की तारीख में यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, समझाइए और लोग समझ रहा है, हर जगह मिल जाएंगे। 18 नहीं है, आप समझ लीजिए ना, समझ लीजिए विदेश नीति। अरे चित्ररंजन जी, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। नहीं 2023 आ गया, 2018 बार उड़ा रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ कि 2023 आ गया। तो भाई आपको भी तो याद आया, अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव हुए 3 साल हो गए, याद आपको भी आया 23 में अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव हुए 3 साल हो गए, याद आपको भी? आपकी बात ट्रंप सरकार याद आ रहा है 2023 में, तो समय पे। अरे भैया, तो समय अमेरिकन की जरूरत नहीं है, एकदम समझ रही है, बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट क्यों नहीं? अरे मैं क्यों बीच में बोलूंगा? मैं कह रहा हूँ जनता को ही देख लेने। नहीं भैया, जनता जाके यूट्यूब पे देख ले, कि पहली बार ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया पे देख ले। नहीं चाह रही है कि भैया सोशल मीडिया पे देख ले, जबकि भाई प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में अच्छी बातचीत चल रही है। अजय जी कंक्लूड करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं गोल पोस्ट चेंज करने से फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा इन लोगों ने हमारा नारा लिया, अब की बार मोदी सरकार तो अब की बार ट्रंप सरकार, ये बात थी पूरी। सोशल मीडिया पे कोई भी चेक कर सकता है, इसलिए गलत नैरेटिव देने का फायदा नहीं है। जो बार बार कोई वीडियो सुनाने लगता है, उसको एक लाइन पहले का ही वीडियो सुनाना चाहिए। आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूं, ऑपोजिशन नैरेटिव मिस कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश के इंटेलेक्चुअल आ जाएंगे, जो सो कॉल एंटी बीजेपी हैं, जो चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार, एक मजबूत विपक्ष रहे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, लेफ्टिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, लिबरल्स हो, जो भी हो, जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे, वो आके कहने लगेंगे कांग्रेस पार्टी गेट रीड ऑफ राहुल भगाओ, कांग्रेस बचाओ। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप कोई मुद्दों को लपक नहीं पाते हैं। मुद्दा लपकिए, सरकार के सामने मजबूत ऑल्टरनेटिव दीजिए, ये आपका काम होना चाहिए। हर कोई आगे तिरछे दिशा में भाग रहा है। ईडी के पास मार्च निकाल के चले गए, एफआईआर ले सकती है? सोचिए जरा, कॉन्स्टिट्यूशन है ये। मजबूत नैरेटिव क्या आपने मजबूत विपक्ष है नहीं, तेरा पार्टी का मोर्चा अलग निकलता है, सुरेंद्र जी मेरा एक सीधा सवाल निकलता है। 52 मिनट तक राहुल जी बोले, उस पर हमने खूब कार्यक्रम किया। मेरे ख्याल से शायद उसके 1 या 2 दिन के आसपास आप भी उस डिबेट के अंदर मौजूद थे। मैंने खुद ने कहा बहुत अच्छा बोले। 52 मिनट तक ना उनका माइक बंद हुआ, ना उनकी बात एडिट हुई, ना उनके उस पर किसी ने एडवर्टाइजमेंट चलाया। मैं बोल रहा हूं 52 मिनट जो लाइव गया। अब एक्सपंज क्या होता है, क्या नहीं होता है, माइक कब बंद किया जाता है, ये टेक्निकलिटी समझने वाली चीजें हैं। जो संसद में बैठेगा वो समझ लेगा कि क्या हो। लेकिन अब ये जमाना गया कि आप कोई टिप्पणी हटा दे। अब ये जमाना गया, अगर हम चलिए हमने नहीं दिखाया, हमने एक अलग नैरेटिव दिखाया, तो भी कांग्रेस पार्टी तो उनका यूट्यूब में पूरा भाषण डाल दिया ना 52 मिनट का। आपका खुद का चैनल तो डाल रहा है ना, तो फिर
तो फिर क्या क्या एक स्ट्रांग नैरेटिव देने में अटक जाते हैं आप लोग? मेरा सीधा सवाल है, ये एक प्रस्तोता का सवाल है, पत्रकार का नहीं। पहली चीज तो प्रस्तोता के अंग्रेजी एंकर होता है, और दीपक भाई मैं ना प्रत्यक्ष रूप से, ना परोक्ष रूप से, ना परोक्ष रूप से आपके बारे में कोई गलत धारणा रखता हूं। अब आप जमीन पे आना बंद हो गए, इसलिए प्रस्तोता कहता हूं, और इसीलिए कहता हूं कि पुराने आप पहले पत्रकार थे। एक बात। दूसरी बात, जो 52 मिनट का भाषण दिया उसमें आपने फिर समझ लिया कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि आप भाई एक जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने नहीं सर, प्रस्तोता हूं मैं तो, लेकिन संसद में रिकॉर्ड में क्या प्रस्तोता हूं, जवाब दीजिए। सर सुन लीजिए ना, आप आइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, उन 52 मिनटों में कितने भाषण को एडिट किया गया, और क्या उसमें एडिट क्या संसदीय था? अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना असंसदीय है कि भाई आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है, अडानी जी की शेल कंपनियों का रिश्ता अडानी जी की कंपनी से क्या है, मॉरिशस से जो सेल कंपनियां 6 कंपनियां एक कमरे के अंदर हैं, उनसे लाखों करोड़ रुपया मोदी जी के नाम अडानी जी के उसमें आ रहा है, तो क्यों ईडी उसकी जांच नहीं कर रहा है? ये सारे सवाल जो है एक्सपंज किए गए हैं। आप बात समझिए। तो इन सारे सवालों को अगर एक्सपंज किया जाता है और जजेस सड़क पर आते हैं, 1:30 बजे जो है सीबीआई पे कूप होता है, अमित मालवीय पहले क्या नाम इलेक्शन की डेट बता देते हैं और इलेक्शन कमीशन बाद में बताता है, उसके बाद सारा का सारा मीडिया मिल करके जो नैरेटिव पीएमओ से आता है या अमित मालवीय के यहां से आता है, वो उस नैरेटिव पर आप बहस कराते हैं, तो क्यों नहीं माना जाएगा कि आज की डेट में सारे लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय मीडिया मजबूरी में ही उनका साथ दे रहा है? देखिए, फिर एक प्रस्तोता सवाल पूछना चाहता है राजू भाई, इसके तुरंत बाद आपने 2 मुद्दे गिनाए, एक सीबीआई वाला है ना, एक सीबीआई वाला गिनाया आपने, एक जजेस वाला गिनाया। ये दोनों मुद्दे 2019 से पहले के हैं। 2019 में इनके बाद चुनाव हो चुके हैं, तो चुनाव में आप बुरी तरह हार चुके हैं। अरे इन 3 साल का कोई मुद्दा बना दीजिए सर। कोविड की सेकेंड वेव में फेलुअर की बात कर लीजिए कम से कम, और कुछ नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप मतलब सारे मुद्दे के प्रस्तोता पूछ रहा है सर, पत्रकार नहीं। यही तो कहते हैं ना सर। हाँ, अब आप उस पर भी जवाब ले लीजिए, प्रस्तोता को जवाब हम दे देते हैं। नहीं देते? ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं देता हूं सर। अरे सुनिए, आपको जवाब दे रहा हूं। अरे जवाब तो सुन लीजिए। आपने क्या जवाब नहीं दिया? जवाब दे देते हैं कहा, नहीं देते नहीं कहा। माफ कीजिए ना जवाब दे देते हैं कहा। अरे सर मेरी हिम्मत नहीं सर। जी सर, जी कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आइए मेरे साथ दीपक भाई, एक बार जरा जमीन पर उतरिए, आपको पता चलेगा कि मिर्जापुर में आपका पत्रकार क्यों, पंकज जो है कैंसर से मर गया, क्यों उसने यहां पर इसकी रोटी और नमक की खबर चला दी थी, उसको जेल में बंद कर दिया, कैंसर हो गया था वहां पर। आइए आप हाथरस में आइए कि क्या नाम किस तरीके से उस बिटिया को जला के मार दिया गया था और उसकी रिपोर्टिंग करने एक पत्रकार आया था, उसको 1 साल से जेल में रखा हुआ था, पत्रकार था, आपका साथी था। मैं आपको 1000 उदाहरण 2020 के बाद के गिनाता हूं। आपको मैं उन सड़क पर चलते हुए मजदूरों की व्यथा कथा भी सुनाता हूं कि जब रेल चलनी चाहिए थे तब बंद कर दी गई, और जब बंद करनी चाहिए तब चला दी गई। ऑक्सीजन की सिलेंडर की ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मार दिए गए। लेकिन आप जैसे मित्रों के सहयोग से जिस तरीके से इन सब चीजों को कवर अप किया गया, किसी ना किसी दिन जनता जवाब देगी। जिस दिन भी जनता का सब्र का बांध टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। जवाब मिलने शुरू हो गए। ठीक है, आपको क्या नहीं, आपको नहीं लगता है कि क्या नाम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को जो सुबह 5 बजे शपथ दी गई थी, रख के अपने दिल पर हाथ कहिए प्रस्तोता महोदय कि वो सही था? कह दीजिए एक बार, मान जाएंगे हम। ठीक है, मैं आप कुछ बोलूंगा, मैं नहीं बोलता। अब आप बुरा मान गए सुरेंद्र भाई, बड़े भाई कहिए ना, अरे आप कहिए, हम नहीं बुरा मानेंगे सर। बड़े भाई है सर। अरे सर आप बड़े भाई हैं सर। जब प्रस्तोता बैठा होता है ना, तो दिल को बाहर रख के बैठना पड़ता है। दिल में तो कई बातें आती है, लेकिन शायद वो टीवी पर नहीं कही जा सकती। मैं सीधे राजीव प्रताप रूडी जी के पास चलता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे सुरेंद्र जी के आरोपों पर? देखिए, हमें तो आज एक बड़ा, वैसे भी दिखता रहता है कि कांग्रेस के मित्र क्या कहते रहते हैं, इनके प्रवक्ता।
तो ये थोड़े से व्याकुल, जिन्होंने कहा कि आप व्याकुल हैं, पता नहीं, हमारी व्याकुलता तो सीमित दिखी क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का हूं, लेकिन विपक्ष की व्याकुलता ऐसी है कि ये आज आपके खिलाफ, अब मेरे खिलाफ अगर खूब बोलते रहे तो थोड़ा सा हम इंतजार करके जवाब दें। ये तो 90% आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और यही बात तो राहुल जी भी कह रहे हैं कि पत्रकारों का भी लोकतंत्र समाप्त हो गया है, जुडिशरी का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और पार्लियामेंट का सब कुछ समाप्त हो गया। ये एक्चुअली, अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहिए कि हम चाहते क्या है। अगर हमको धराशायी करना है, भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना है, तो कोई एक नैरेटिव। अब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, चाहे वो बजट सेशन का पहला हिस्सा हो या दूसरा सेशन हो, इन लोगों में मैं तो कभी भी 40 सांसदों को वहां बैठे हुए देखता ही नहीं हूं। राहुल जी, कहां आप नैरेटिव बना रहे हैं साहब? आप जो विषय देश के सामने रख रहे हैं और जिस प्रकार से रख रहे हैं, शायद देश की जनता आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास ना तो कोई नैरेटिव है, आपने सबको दुश्मन करार दे दिया है, और आप कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो जनता देख रही है। तो भाई, आपका समय में नहीं आना है, आप लोग निपट चुके हैं। आप लोगों का पॉलिटिकल जो नैरेटिव है या पॉलिटिकल सोच है या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गया है। ना आपके साथ बाकी विपक्ष के लोग हैं, ना देश की जनता है। आप कुछ भी बोलिए, हम तो चाहेंगे कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन मजबूत विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि देश की धरती को छोड़ के आप विदेश में पहुंच गए और वहां से हम पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसका अंग्रेजी का शब्द हम नहीं उपयोग करना चाहें। जो फॉरेन लैंड पर जाकर के जो अपने देश पर प्रहार करता है, उसका एक अंग्रेजी में बड़ा खतरनाक शब्द है। फिर आप पढ़ जाइएगा, पूरा मीडिया में चलवाने लगिएगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सबों से, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी रही है देश में, 70 साल तक राज करने के, 60 साल तक राज किए हैं। आपका नैरेटिव क्यों समाप्त हो रहा है? देश की जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है? आपकी बातें लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? और उसके लिए अगर बातें आप में दम नहीं है, तो आप पत्रकार को कह रहे हैं, आप उनको अब कितने सारे आपका कोई बचा है दोस्त, मीडिया में दोस्त, प्रशासन में दोस्त। आप इतने नेगेटिव अगर हो जाइएगा तो देश की जनता भी आजकल इस नेगेटिविटी से परहेज करेगी। लेकिन फिर हम दोबारा कहना चाहेंगे कि आप अपने नेताजी से जरूर कहिए कि देश में लोकतंत्र की एक मर्यादा है, मर्यादा को ध्यान में रखते कि सदन से बाहर भागे ना ही, पर 52 मिनट बोलने के बाद कहे कि माइक बंद कर दिया हो। एक और चीज मुझे लगता है कि थोड़ा एक अभी अचानक आपको किसी का प्रसंग याद आ गया कि उनके साथ मिली भगत है, पता नहीं क्या है। एक और चीज मैं चाहूंगा दीपक भाई, एक काम कीजिए, पूरे 52 मिनट में जरा पता लगाइए तो इन्होंने कब जेपीसी की मांग की है, इनके नेता ने एक बार भी बोले हैं। लेकिन जब क्लैरिटी ही नहीं है माइंड में, जब इनको पता ही नहीं है कि हम देश के सामने क्या विषय रखें, जब अपने पीठ पर इतना बर्डन है अपने पार्टी का, अपने नेताओं का, कि ये दिशा ही नहीं दे पा रहे हैं, तो हम सब पर क्या टिप्पणी कर पाएंगे? पहले माफी मांगे, फिर आगे बातचीत होगी। ठीक है, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स है राहुल जी के। सुरेंद्र भाई आपके लिए, सुनील जी आपके लिए, चित्रंजन जी, अजय जी, राजीव जी। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आज उन्होंने जो बात कही और लंदन में क्या कही थी। हमने एक कट टू कट लगा के रखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट्स उनके सुनाते हैं। आइए सुनिए राहुल जी ने क्या कहा। The conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. The conversation, the voice that was free flowing. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle, because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. सुरेंद्र जी, आपने कहा कि यूरोप और अमेरिका की मदद नहीं मांगी। आप राहुल जी के इस बयान का क्या मतलब निकालेंगे? दोनों ऑब्लिवियस है शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ तो इसमें मदद कहाँ आ रही है? उन्होंने तो कहा वो लोग देख रहे हैं, देख नहीं रहे, ये कहा उन्होंने। उन्होंने तो उससे पहले भी एक बात कही जी, सुनिए। हाँ, उनको नहीं दिख रहा है,
ठीक है। और उन्होंने उससे पहले भी यही कहा कि ये सब हमारा इंटरनल मैटर है, हम इससे निपटेंगे। इसको आपने नहीं दिखाने की जहमत की। मुझे भेज दीजिए वो पार्ट कि हमारा इंटरनल मैटर है, देखेंगे। मैं भी दिखा देता हूँ सुरेंद्र भाई, प्लीज भेज दीजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ, इसी शो में दिखा देता हूँ। मैं अगर मेरे पास अभी तुरंत होता है तो मैं अभी तुरंत भेज देता हूं दीपक भाई। नहीं, मैं वादा कर रहा हूं कि 6 बजे से पहले भेज दूंगा आपको। मैं मेरे पास अभी शायद उसकी वो रिकॉर्डिंग अगर है तो मैं अभी तुरंत ही भेज देता हूं, और आप उसको अगर चला देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। सर एहसान नहीं मानी सर, ये तो हमारा काम है सर, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। दीपक जी जी राजीव दीपक जी रूडी, हाँ ये एक चीज सुरेंद्र जी ने उस समय कहा था कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो उस समय तो मैंने कहा कि मेरे पास था नहीं रिकॉर्ड, आपने सुना दिया। और ये अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है? सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका तुम चुप बैठे हो, भारत का लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो यूक्रेन की तरह आप हमारी समर्थन में आ जाओ और हम युद्ध करेंगे? क्या आप कहना चाहते हैं साहब? हम तो उस समय कुछ नहीं बोले। यूक्रेन का नाम लिया क्या राजीव प्रताप रूडी जी? अरे फिर बात तो सुनिए। नहीं राजीव प्रताप रूडी जी, क्या सुनिए, अरे साहब नहीं बात बहस की नहीं है, बात झूठ की है। नहीं साहब, बात झूठ की है मिस्टर रूडी। आप झूठ पे तो आपने सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, आप क्या कह रहे हैं? वो लोग पंचायती करेगा भारत के लोकतंत्र पे आके? उन लोग का लोकतंत्र इतना बड़ा है कि हमारे भारत के लोकतंत्र से बड़ा है कि वो बाहर से आके हमारे बताएंगे, और कांग्रेस के नेताओं को आप समझाना पड़ रहा है अमेरिका को कि कैसे भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है और तुम लोग देख रहे हो। इसको आप क्या कहते हैं? इसको किस भाषा में? छोड़ दीजिए रशिया और यूक्रेन का मामला, आपने तो उसी गत में जाकर के ये बात कही है, और अगर उसको हम तुलना वहां के बारे में करें तो आपको खराब लगता है कि हमने कब कहा यूक्रेन? अरे साहब, हम सब लोग राजनेता हैं, हम लोग सभी थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेसी जानते हैं, हम लोग भी लोकतंत्र के बारे में समझते हैं, देश की अहमियत समझते हैं, देश के लोकतंत्र की अहमियत समझते हैं, देशवासियों की अहमियत समझते हैं, अपनी ताकत समझते हैं। आप ये गुहार लगा रहे हैं अमेरिका को और उसको कह रहे हैं कि तुम बैठ के वहां देख रहे हो हमारा लोकतंत्र। क्या मतलब है इसका? सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम बिल्कुल आपकी बात का प्रतिकार कर रहे हैं मिस्टर रूडी, हमने कोई गुहार नहीं लगाई। अब आप फंस गए। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं कुछ बोलने के नहीं, मुझे आपके बीच में बोलने में कष्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो भाषण सुना देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने। अब चलिए हम। अरे लोग तो आप लोग क्या नाम नरेंद्र मोदी सर्टिफाइड हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं? मुझे तो वो राजीव प्रताप रूडी याद आते हैं जो एक नरेंद्र मोदी बिहार के बड़े निश्चित खानदान के। थोड़ा देर पहले तो आप कहे कि नरेंद्र मोदी से, ये भी अभी भी मैं कहता हूं, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्कुल थोड़े दिन पहले कहे कि रूडी। अरे आप कंफ्यूज है सर, अब पता नहीं कौन सा डर आ गया है आपको। मैं वो एक मिनट में आपको अभी वो खाली दिखाई देता हूं, बस मुझे वो मिल जाए। 30 साल से लालू यादव से लड़ रहे थे तो डरा ही, 30 साल से लालू यादव से लड़ रहे थे तो डरे ही नहीं, और आज हमको डर आ गया है। कहां बात करते हैं? दीपक भाई सुन लीजिए, दीपक भाई सुन लीजिए। कहां की बात करते ही डर गए हम? किससे डर गए भाई? आप यही तो फोन आ रहा है सुरेंद्र भाई, फोन आ रहा है, क्या बोलना चाहिए? फोन आ रहा है। आपके नेता लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहां क्या बोलना चाहिए। यही प्रॉब्लम जिस दिन ये सुधार लीजिए, मैं आपको ये दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो ये प्रस्तुतकर्ता एक और आप इस पर बैठा लीजिए, एक और लगा दीजिए वहां पर कैमरा, उसी के बाद कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा सुरेंद्र जी, कोई आवाज नहीं आ रही है इस पे। अब आलोक जी आप ही कुछ आप ठीक कीजिए, कुछ ठीक कीजिए। सुनील बाबू आप ही कुछ ठीक कीजिए, कंफ्यूज हो गए। चलिए मैं आपको अगर मेरी बात पे भरोसा हो तो मैं राहुल गांधी जी का वर्बटिम बता देता हूं आपको और भेज देता हूं। कंफ्यूज तो मिस्टर रूडी आप और आपकी पूरी पार्टी है, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी आपका नेता रहेगा तब तक आप लोगों को जो है दिल और दिमाग का आपके संघर्ष रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। और ये अब दीपक जी आप ये उन्हीं को बैठा दीजिए अपने चेंबर में और बोलिए। इट्स आवर प्रॉब्लम। अब चलिए ठीक है, अब मामला आपका बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया, आप छोड़िए अगले बार। नहीं हमारा मामला नहीं बिगड़ा रूडी साहब, आपका मामला बिगड़ा हुआ है। हमारा मामला नहीं, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा हम यहीं पे रुके गए। अफसोस सुरेंद्र भाई, मेरे पास तो जितना है आपके व्हाट्सएप का मैं इंतजार करूंगा। आप जब बोलेंगे मैं बहस करने के लिए राजी हूं, लेकिन मैं सबको एक बार दिखा दीजिए। बस सिर्फ 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में नैरेटिव, विमर्श या छवि बहुत बड़ी चीज होती है और सबको ये सोचना चाहिए। सुरेंद्र भाई मुझे आप जो बोलना बोल दो, अगर इससे आपके 200 वोट बढ़ते हैं तो व्हाट्सएप पे बोल दो, आप इस पे बोल दो, सुनील भाई आप भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के वोट मेरे को बोलने से बढ़ते हैं तो बढ़ जाए।